राधे सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किरणस के हिंदी में। हमने इससे पहले स्वर और व्यंजन देख लिया था, स्वर को देख लिया था और उसमें वीडियो स्किप हो गया था, इसलिए हम आगे देखते हैं इसमें। तो ये दूसरा भाग है। उच्चारण में लगने वाले समय यानी कालमान मात्रा के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि छोटा स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री से ऋषि, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना या दो मात्राओं का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी बड़ा स्वर। आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, जबकि दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आगे हम एक स्वर और देखेंगे जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। इसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हिंदी में कम प्रयोग करते हैं। जैसे ओम, ऐसे जब बोलते हैं तो ये ओम की जो स्वर है वो प्लुत स्वर कहते हैं। रचना निर्माण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो 2 हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अ, उ और रि से ऋषि, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और रि से ऋषि, ये हमारे मूल स्वर कहे जाते हैं। जबकि संधि स्वर क्या है? तो संधि स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने होते हैं। संधि यानी जोड़ना। आ, बड़ा, छोटी ई, छोटा, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 7 जो स्वर रहते होते संधि स्वर कहते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। अच्छा, संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संधि स्वर भी होते हैं सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। सजातीय यानी एक जाति के संधि स्वर कौन से होते हैं? एक जैसे जाति के वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि में जोड़ते हैं, संधि से बने होते हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ये एक ही जैसे दिखते हैं और उससे हमारा बड़ा आ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय संधि स्वर कहते हैं। ई प्लस ई यानी ई बड़ी ई बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। छोटा ऊ बन प्लस छोटा ऊ बन के बड़ा ऊ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय संधि स्वर कौन से होते हैं? वी यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं और उनसे एक बन जाता है वे स्वर। वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने होते हैं। जैसे यहाँ छोटा आ दिया है और यहाँ प्लस करके ई डी है और उससे हमारा ए बन जाता है, इसलिए यहाँ वी जाति है। दोनों की अलग अलग जाति है अ और ई, इसलिए ए बन जाता है, इसे वी जातीय संधि स्वर कहते हैं। अ प्लस ए, ये भी हमारा विजातीय संधि स्वर है, जिससे हमारा बनता है ऐ। अ प्लस उ से बनता है ओ, अ प्लस ओ से बनता है औ। ये हमारे संधि स्वर हैं, विजातीय संधि स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ। आगे हम देखते हैं स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य। स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य क्या है, इसे हम देखेंगे। पहला देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा
कम लगती है ना। अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या कहते हैं इसे? सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण। क्वेश्चन आ जाते हैं कि सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण या महाप्राण? तो हमें लगाना है अल्प प्राण। स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। घोषी को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसीलिए सघोष कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतः होता है। इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि को कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये हमारा अ, ये अंग्रेजी भाषा में यूज करने वाला वर्ण है। जैसे कि ऑक्सीजन, डॉक्टर, इसमें जो ये लगता है ये डॉक्टर, ऑक्सीजन, इसमें अंग्रेजी से आगत, अंग्रेजी से लिया गया है, ग्रहित स्वर है, यानी कि ग्रहण किया गया है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। कॉलेज, नॉलेज, ऑक्सीजन आदि यह आ तथा अ के बीच की ध्वनि है। ह्रस्व स्वर, पश्च स्वर, अवृतमुखी इसे कहा जाता है। अ कैसा है वर्ण? ह्रस्व भी है, पश्च और वृतमुखी है। री, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तत्सम एवं तद्भव दोनों होते हैं, यानी री जो है वो तत्सम शब्द है, वर्ण है, और बाकी के जितने भी स्वर बचे हुए हैं वो तत्सम में भी आते हैं और तद्भव में आते, जैसे पृथ्वी, व्रत, ये तत्सम शब्दों में आते हैं। आगे हम देखेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ हमने पहले ही देखी थी, अम और आहा। वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से पूर्णतया योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ स्वरों के बाद आती हैं। जैसे अयोगवाह ध्वनियाँ कौन से हैं? तो दो होती हैं, अम यानी कि अनुस्वार, आह यानी कि विसर्ग। अम और आह अनुस्वार, विसर्ग। जैसे उच्चारण नासिका से होता है उच्चारण, और ये विसर्ग जो है वो कंठे यानी काकले से होता है। अनुस्वार नासिका से होता है और ये कंठ काकले से भी होता है। आगे हम देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। हमने देख लिया स्वर, और किस किस के आधार पर स्वर होते हैं वो भी देख लिए हैं। अब व्यंजन को हम विस्तार रूप में देखेंगे। तो व्यंजन क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या लिखा था? स्वरों को किसी की मुखांगों का बाधा अबाध होती है, वो क्या होती है? हवा अबाध होती है, उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है? 33। हमने उसमें भी देखा था, ये पहले ही देख लिया था कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और उसमें स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 4 ऊष्मा होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, अयोगवाह होते हैं, 2 उच्छिप्त होते हैं। इस तरह ये सारे वर्ण होते हैं। और 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 25 वर्गीय व्यंजन और अंतस्थ ऊष्मा, इन सबको मिलाकर 33 हो जाते हैं। जैसे कि व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। कौन कौन सी? क, ख, ग, घ, इंग्या खाली, च, छ, ज, ज, उ खाली, ट, ठ, ड, ढ, ण, अण खाली, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सारे 25 वर्गीय व्यंजन हैं। इसमें 4 यरलव अंतस्थ स्वर हैं, और उष्मा यानी स, स, ह, ये सारे उसमें व्यंजन हैं। इस तरह 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ, उष्मा और वर्गीय को मिलाकर 33 मूल व्यंजन होते हैं। आगे हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वो कंठ, अ, आ, क, ख, ग, घ या खाली, और ह और आ खाली, ये सारे कंठ्य वर्ण
होते हैं। कौन से होते हैं? कंठ्य वर्ण होते हैं। जैसे इसमें अ आ अकुह विसर्जन्य, ये सारे एक सूत्र है। अकुह विसर्जन्य ये सूत्र है जिससे हम सारे वर्णों को एक सूत्र में बांध सकते हैं। अ आ क ख ग ग इंग्या खाली ह और आ यानी विसर्ग, ये सारे कंठ्य वर्ण होते हैं। तालु देखेंगे, ई च छ ज ज उआ खाली य और स, ये तालव्य है। जैसे इचु या सानाम यानी ई अच्चू यानी च वर्ग, च छ ज ज उआ खाली और इचु य और स, ये सारे तालव्य वर्ण हैं। मूर्धा क्या होता है? ऋटुर रसाणाम, ऋटुर रसाणाम ये सूत्र है। रि अट वर्ण ऋटु र अस रसाणाम यानी स मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। दंत्य कौन से होते हैं? तो दंत्य इसका कोई सूत्र नहीं है। त थ द ध न अ ल स, त थ द ध न ल और स, ये कैसा है? दंत्य वर्ण है। ओष्ठ्य कौन सा है? उपदमानी। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य सूत्र क्या है? उपदमानी यानी उ पदमानी यानी प फ ब भ म, उपदमानी यानी कि उ प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य वर्ण है। नासिका कौन सा है? तो नासिका में सारे पंचम वर्ण आ जाते हैं। अंगा खाली और उआ खाली न ण म, नासिक वर्ण कहते। आगे हम देखेंगे कंठ तालु यानी कंठ्य तालव्य कौन कौन से हैं? ए और ऐ। कंठ्य तालव्य कौन से हैं? ए ऐ। कंठ ओष्ठ कौन से होते हैं? ओ औ यानी कंठोष्ठ कहते हैं इसे, ओ औ को। दंतोष्ठ कौन से होते हैं? तब वह दंतोष्ठ वर्ण हैं। श्वास की मात्रा प्राणत्व के आधार पर, श्वास की मात्रा यानी प्राणत्व के आधार पर कौन कौन से वर्ण हैं वो देखेंगे। तो क ख ग इंग्या खाली ये सारे वर्ण हैं। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम यानी कि अल्प लगती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि पहला तीसरा और वर्ण, 5 वर्ग होते हैं ना, उसमें से क वर्ग में पहला तीसरा और पांचवा, च वर्ग में पहला तीसरा पांचवा, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह, और य र ल व, ये कुल मिलाकर 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे कि दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण, उसमें देखिए उसमें कौन से आएंगे? ऊष्मा भी आ जाते हैं। इसमें अंतष्ट आते हैं, इसमें ऊष्मा आते हैं। महाप्राण में ऊष्मा, जबकि अंतष्ट ये अल्प प्राण में आते हैं और इसमें दूसरा चौथा वर्ण होता है। स्वर यंत्रियों में कंपन गोषत्व के आधार पर, गोषत्व यानी कंपन के आधार पर कौन कौन से हैं? तो घोष और अघोष। घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। घोष को क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता हो उसे हम क्या कहते हैं? घोष यानी कि सघोष कहते हैं। तीसरा चौथा और पांचवा ये अंतष्ट और अंतष्ट व्यंजन और ह, ये कुल मिलाकर 20 होते हैं। सघोष कितने वर्ण होते हैं? 20, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो वर्ग में होते हैं, कंठ तालुव्य और दंत, ये सारे जो वर्ण होते हैं उसमें पहला तीसरा और पांचवा वर्णों में बटा होता है। उसमें जो पहला तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है उसे, और अंतष्ट और ह, ये कुल टोटल सघोष होते हैं। अघोष में कौन कौन होता है? तो अघोष जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अघोष। जिसमें कंपन हो उसे सघोष और जिसमें ना हो उसे अघोष। पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वह, और स कुल टोटल 13 अघोष वर्ण होते हैं, 13 होते हैं, जबकि इसमें 20 होते हैं।
गोश यानी सगोश वर्ण कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेंगे। तो तीसरा चौथा पांचवा कौन सा हो गया? ग ग इंग्या खाली, ज झ उआ खाली, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व अंतस्थ और ह ये सारे सगोश में गिने जाते हैं। जबकि अघोष में कौन से होते हैं? क ख च छ ट ठ त थ प फ स यानी कि पहला दूसरा और स ये सारे अघोष में गिने जाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर कितने हैं? तो 8। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, अर्धस्वर, ऊष्म व्यंजन, पार्श्विक, प्रकंपित, ताड़नजात, उत्क्षेप्त वर्ण। हम देखेंगे इनमें कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे निम्नलिखित 25 होते हैं। क से लेकर माँ तक के वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं च छ ज का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर तालु का स्पर्श करती है तथा कंठ छिद्र अवरुद्ध हो जाता है। फल स्वरूप हवा को मुख से बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अतः उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे संघर्ष करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये भी हमने देख लिए थे, फिर से देख लेते हैं। या रा ला व का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श न कर आंशिक स्पर्श करते हैं, मतलब थोड़ा स्पर्श करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। इनकी स्थिति स्वरों व व्यंजनों के बीच की मानी जाती है। ना ही ये स्वर में गिने जाते हैं, ना ही ये व्यंजन में गिने जाते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्धस्वर य और व का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर में सिर्फ या और वा आएंगे, रा ला नहीं आते हैं। प्रकंपित यानी कि लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठा प्लस इट यानी कि र का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित यानी कि कंपन होता है जिह्वा में, इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। र का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और अतः इसे हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या? लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित। कौन सा है ऐसा स्वर व्यंजन? तो र है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन है ल का उच्चारण करते समय हवा जीवा के दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकलती है, अतः ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। लुंठित कौन सा है? र। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो स और ह का उच्चारण करते समय हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन वे हैं जो उत प्लस क्षिप्त से बना हुआ होता है, यानी कि ऊपर उठना और शीघ्रता से नीचे फेंका हुआ। क्षिप्त माने शीघ्रता से नीचे फेंका हुआ, यानी कि ड के नीचे नुक्ता लगा होता है और ढ के नीचे भी नुक्ता लगा होता है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ शीघ्रता से नीचे आते हैं, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। दो व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसे भी हमने पहले देख लिया था। क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष किससे बना है? तो क प्लस स से बना और इन तीन चीज़ों से बना कौन सा है? क्ष।
और त प्लस र प्लस अ से बना है त्र। ज प्लस उआ प्लस अ से बना है ज्ञ। स प्लस र और अ से बना है स्र। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर आने वाला है, उसमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक यानी कि वर्णमाला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे बहुत ही बारीकी से हमने देखा है। इसे हम 1 से 4-5 बार इस वीडियो को देख लेंगे ताकि हमें सारा वर्णमाला का एक एक वर्ण याद हो जाएगा और कौन सा क्या कैसे पूछा जाएगा ये भी हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे एक पॉइंट और रह गया, आगत व्यंजन। क ख ग ज फ फारसी से आगत व्यंजन है। इन सभी के नीचे क्या लगा है, तो ये नुक्ता जैसा बिंदी लगी है यानी कि नुक्ता लगा है, इसे हम फारसी से आगत व्यंजन कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा फारसी व्यंजन है, तो हम जिसमें नुक्ता लगे होंगे वो उसे हम पहचान लेंगे और आगत व्यंजन बता सकते हैं। आज हमने वर्णमाला के सारी चीज़ें देख ली हैं और समझ भी ली हैं। इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। इसी वीडियो को कम से कम 4 से या 5 बार देख लें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके पास आते रहें और आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। अभी तक के लिए राधे राधे।